Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी न्यूज़ है कि बहुत जल्दी मैं अपने इस चैनल का नाम चेंज करने वाली हूँ। तो अगर आपके माइंड में कोई यूनिक सा नाम है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एक क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टार्टिंग में यहीं पे देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है, और हेल्थ पर्सनल और कम्युनिटी बेसिस पर किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। इसके बाद डिसीज़ेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के डिसीज़ेस होते हैं, हम डिसीज़ेस से किस तरीके से बच सकते हैं, कैसे इसका प्रिवेंशन हो सकता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और ये डिसीज़ स्प्रेड कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि वर्ल्ड हेल्थ डे क्या होता है ये हम तब समझेंगे जब हमें हेल्थ की मीनिंग समझ में आ जाएगी। ओके, तो हेल्थ क्या होता है, देखिए हेल्थ एक स्टेट है हमारा जब हम फिजिकली मेंटली और सोशली एक्सेप्टेबल है हर जगह, और फिजिकली और मेंटली हमारी बॉडी बिल्कुल साउंड है। हम फिजिकली बिल्कुल फिट है, मेंटली हम लोग बिल्कुल साउंड है, और सोशली हम लोग अपने सोशल एनवायरनमेंट में एक्सेप्टेबल है। हेल्थ का अच्छा होना डजंट मीन कि आपको कोई बीमारी है या बीमारी नहीं है। हेल्थ का बीमारी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप बिल्कुल भी इन दोनों को कंपेयर मत कीजिए, इन दोनों को एक साथ मत लाइएगा। डिसीज़ होना एक अलग चीज़ है जो कि हम आगे सेक्शन में बात करेंगे। हेल्दी होने का क्या मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी का जो सबसे पहले माइंड की बात अगर हम करें तो माइंड एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। फिजिकली हम लोग एकदम फिट है, और सोशली हम लोग बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब मान लीजिए आप जाते हैं, ठीक है, आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, आप किसी इंसान को ऐसे बिना किसी बात के ही मारने लग जाए विदाउट एनी रीज़न, चाहे धीरे भी मारेंगे, तो सामने वाला इरिटेट होकर आपसे पूछ लेगा, भाई क्या बात है, क्यों मार रहा है तू मेरे को। तो एक सिंपल सी बात इसमें क्या निकल के आएगी कि आपको या तो कुछ उस इंसान से कुछ प्रॉब्लम है, या तो इसलिए आप मार रहे हैं। अगर आपको कोई उस इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आप मार रहे हैं उसको, तो आपको वहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करेगा। सोशली आप वहाँ पे अनएक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, वहाँ के लोग आपको बोलेंगे कि नहीं भाई आप चले जाओ, अगर आपको मारना पीटना ही है तो आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि इसका मतलब हम हेल्दी नहीं है, इसलिए हमको वहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। या तो आपको डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है कि आप उसको पहली कोई बात हुई होगी इसलिए आप उसको मार रहे हैं, या आपको ही ये प्रॉब्लम है कि आप किसी को भी बस जो भी आपके सामने आएगा उसको मारना पीटना चालू कर देंगे। तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ को अब समझ में आई होगी आपको कि हेल्थ क्या होती है। दूसरा तरीका हम सोचते हैं, दूसरी बात सोचते हैं। मान लीजिए हमें कोई सामान खरीदना है, बहुत अच्छा एक्सपेंसिव सा गिफ्ट लेना है, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। अब हम कॉन्टिन्यूसली 4 दिन से सोचे जा रहे हैं, यार मैं इसके लिए पैसा कहाँ से लाऊँ, पैसा कहाँ से लाऊँ। आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग में ये वाली चीज़ चली ही जा रही है कि आपको पैसे कहाँ से लाने हैं। अब ये आपका एक्चुअली हेल्थ अच्छा नहीं है, इसको कहेंगे कि अनहेल्दी होना। उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप एटलीस्ट हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। आपका जो दिमाग है किसी अनप्रोडक्टिव चीज़ को सोचे ही जा रहा है कि मैं कैसे करके पैसा लाऊँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब कर रही है, तो हम इस चीज़ को कहेंगे कि आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं। तो इसको हम कहते हैं हेल्दी ना होना। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि हेल्थ होता क्या है। जब फिजिकली हम लोग एकदम फिट है, मेंटली हम लोग एकदम स्ट्रांग है, एकदम साउंड है, और सोशली हम लोग एकदम ठीक है, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सब हमारे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, इसी स्टेट को हम कहते हैं हेल्दी होना। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में आता है कि डिसीज़ क्या होता है। देखिए हमारे बॉडी में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, हमारे पूरे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे सेल्स हैं, इतने सारे टिश्यूज़ हैं, किसी में भी थोड़ी सी परेशानी हो जाए, ऑब्वियसली सेल्स में कुछ परेशानी होगी वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। वो पता तब चलेगा जब कोई बीमारी, वो जब बीमारी अंदर ही अंदर कुछ बड़ी हो जाएगी और वो हमको कुछ सिम्टम देगी, कुछ साइंस हमको मिलेंगे, हमें तब पता चलेगा। लेकिन बॉडी के अंदर अगर कुछ थोड़ी सी भी कुछ डिसफंक्शन हो रहा है, नॉर्मली ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो परफॉर्म सही से नहीं हो पा रहा है, तो तब हम कहेंगे कि यस हमको कुछ डिसीज़ है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखिए आप, हेल्दी होना और डिसीज़ होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हेल्दी होना फिजिकली मेंटली सोशली हम लोग एकदम साउंड है, वो है हमारा हेल्थ। और अगर हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हम डिसीज़ फ्री है, मतलब हमें कोई भी बीमारी नहीं है। तो आई होप आपको हेल्थ और डिसीज़ की मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए हेल्थ को मैंने आपको बता दिया है कि हेल्थ क्या होता है। ये एक स्टेट है, ये एक सिचुएशन है जब हमारा फिजिकल मेंटल और सोशली हम लोग बिल्कुल ठीक है, साउंड है। ठीक है,
इसकी 2 सिचुएशंस हो सकती हैं कि क्या-क्या नेसेसरी चीज़ें हैं। एक तो देखो हमारा फिज़िकल हेल्थ अच्छा रहे, हमारा सोशल एनवायरनमेंट अच्छा रहे। सोशल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर? मान लीजिए आप एक घर के अंदर हैं, ठीक है? 4 लोग हैं। आपस में 2 लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक फैमिली है, उसमें मदर और फादर मतलब पेरेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पर जाएगा? वहाँ पे जो बच्चे हैं, उस पर इफ़ेक्ट होगा। वो बच्चा हर वक़्त यही सोचेगा कि ये क्या बात है, हर वक़्त मम्मी-पापा लड़ाई ही करते रहते हैं। तो इस टाइप का एनवायरनमेंट उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होने वाले बच्चे पूरी तरीके से हेल्दी नहीं हो सकते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है 100% अनहेल्दी ही होंगे, लेकिन हाँ, ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि वो बच्चा पूरी तरीके से ना हेल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है? तो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब हमारे पास इतना इनफ जो अर्निंग है हमारी फैमिली की, इतनी अच्छी हो कि हम लोग अपने लिए न्यूट्रिशियस फूड ले पाएँ, हम लोगों का एक अच्छे से शेल्टर हो, ठीक है? हम एक अच्छी जगह पे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में ये भी आता है कि हाइजीनिक प्लेस में रहे, मतलब हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो एकदम क्लीन हो, हाइजीनिक हो, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन हो, ठीक है? गार्बेज वगैरह अच्छे से फेंका जाता हो, ये नहीं कि रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपने देखा वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो क्या आपको देख के अच्छा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे गुड हेल्थ के लिए, ठीक है? और गुड इकोनॉमिक कंडीशंस में हमने देख लिया है कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी हो कि हमारी अर्निंग इतनी हो कि हमें प्रॉपर तरीके से फूड मिल पाए, हम एक अच्छी लाइफ को जी पाए, ठीक है? अब आता है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, मतलब कम्युनिटी और पर्सनल किस तरीके से चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी या बुरी हो सकती है। सबसे पहले कम्युनिटी और पर्सनल का यहाँ पे मीनिंग क्या है? देखिए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने लिए खाना खा रहे हैं ना, उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में ही होगा। आप अच्छा खाना खाएँगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप अच्छा खाना नहीं खाएँगे तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है? अब कम्युनिटी का इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा? कुछ नहीं होगा। आप कम्युनिटी के यहाँ हम कौन सा इफ़ेक्ट देख सकते हैं? मान लीजिए घर के बाहर आप निकलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ा हुआ है, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है। तो क्या वो आपको देखने में अच्छा लगेगा? वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप चाहे कूड़ा फेंके या कोई और कूड़ा फेंके, किसी और के कुछ काम करने से जब आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट आ रहा हो और आपके साथ-साथ आस-पास के बहुत सारे लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा हो, उसको हम कहेंगे कम्युनिटी इश्यूज़, ठीक है? तो पर्सनल और कम्युनिटी में यही डिफरेंस है। पर्सनल मतलब जब हमारे अपने इंडिविजुअल की चॉइस है कुछ, और कम्युनिटी का मतलब है जब बहुत सारे लोग हम लोग आपस में जहाँ रह रहे हैं, वहाँ के बहुत सारे लोगों पर जब किसी एक काम का इफ़ेक्ट होता है, उसी को हम कहेंगे कम्युनिटी, ठीक है? तो इसमें और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। आपके एक्सरसाइज करने से आपके पड़ोसी का हेल्थ अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्कीम लेके आई कि फ्री में वो योगा करवा रही है, पूरे कम्युनिटी वहाँ पे जा रहा है योगा करने के लिए, तो डेफ़िनेटली वो कम्युनिटी का काम हो जाएगा कि सब के सब मिलके योगा कर रहे हैं और वो सबके लिए योगा हेल्दी है। अब यहाँ पे आपका कुछ रोल नहीं है, यहाँ पे रोल किसका है? गवर्नमेंट का, जिसने वो स्कीम चालू की है, जो कि सबके लिए है, ठीक है? तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा कि पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज़ दोनों ही किस तरीके से हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम अपनी केयर नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे की केयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप कभी ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि अपने घर के सामने-सामने साफ़ कर लिया और जितना भी कूड़ा है, घर के बाहर फेंक दिया है, सो दैट दूसरों को परेशानी हो। एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने लिए भी सराउंडिंग को क्लीन रखे और दूसरे के लिए भी सराउंडिंग क्लीन रखे। तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ दोनों ही इंटर रिलेटेड है, मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम कम्युनिटी को भी हेल्दी रख पाएंगे, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं बीइंग हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था बीइंग हेल्दी का मतलब है जब हम सोशली, मेंटली और फिजिकली हर तरीके से साउंड है तो हम होते हैं हेल्दी। लेकिन डिसीज़ फ्री का मतलब है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई हमारी बॉडी के अंदर रोग नहीं है, हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, उसका मतलब है हम डिसीज़ फ्री है, ठीक है? अब इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जब हम हेल्दी होने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट भी आता है, सोशल एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। वेयर एज डिसीज़ फ्री होने के लिए हमारे अपने इंडिविजुअल का बॉडी अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी बॉडी एकदम अच्छे से परफॉर्म कर रही है, हमारे बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स है उसमें कोई डिसफंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है वो डिसीज़ फ्री है।
तो हेल्दी में होता है इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। अगर हेल्दी की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हमारी बॉडी अच्छे हेल्थ में है। लेकिन अगर हम डिसीज़ फ्री की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बीमारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमें बीमारी तो कुछ नहीं है, हमारे बॉडी में बाकी सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम हेल्दी है या हो सकता है हम हेल्दी नहीं है। तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि डिसीज़ क्या होता है। अब डिसीज़ एंड इट्स कॉजेस, हमने डिसीज़ में पढ़ लिया है कि जब भी कोई भी ऑर्गन है हमारी बॉडी का या कोई भी सिस्टम है जो कि नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ डिसीज़ हो सकते हैं। और जब हमारी बॉडी में कुछ डिसीज़ होते हैं तो वो हमको सिम्टम्स देते हैं और साइंस देते हैं बीमारी के। ठीक है, अब सिम्टम्स एंड साइंस में डिफरेंस क्या होता है? सिम्टम्स मतलब जब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हमें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, उसका इफेक्ट हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं, या हम बता सकते हैं लेकिन वो किसी और को दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो होते हैं सिम्टम्स। दूसरा होता है साइंस, जब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि सामने वाला इंसान भी देख पा रहा है। फॉर एग्जांपल, चिकन पॉक्स किसी को होता है, राइट? चिकन पॉक्स होता है तो आपको थोड़ा फीवर भी आता है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, ये तो आपके सिम्टम्स हो गए। और इसमें साइंस क्या होते हैं? हमारे बॉडी में छोटे 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 दाने हो जाते हैं, धीरे धीरे वो बहुत बड़े होने लग जाते हैं और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, वो होते हैं इसके सिम्टम, सॉरी साइंस। ठीक है, तो सिम्टम्स और साइंस में यही डिफरेंस है कि सिम्टम्स हमें समझ में आते हैं और साइंस दूसरे इंसान को समझ में आते हैं, राइट? अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बेसिस पर डिसीजेस दो टाइप के होते हैं, एक तो है एक्यूट, एक है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जब बीमारी हमारे बॉडी में बहुत कम टाइम के लिए है। फॉर एग्जांपल, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ठीक है, कोल्ड एंड कफ हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारी बीमारियां कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। इसको हम कहते हैं एक्यूट डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीजेस वो होती हैं जो हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और जो ख़त्म होने में भी या तो बहुत टाइम लगाएगी या ख़त्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। वैसे एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, इस बैक्टीरियम से ये बीमारी कॉज होती है। फिर होता है डायबिटीज़। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी में एक क्रॉनिक डिसीज़ है, बहुत लंबे टाइम तक डिसीज़ रहती है। ठीक है, तो एक्यूट वो वाली बीमारियां जो बहुत कम टाइम के लिए होती है और क्रॉनिक वो बीमारियां जो बहुत लंबे टाइम के लिए होती है, राइट? चलिए, अब देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसीजेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जैसे शॉर्ट में आ जाते हैं ये एमसीक्यूज में। कॉजेज ऑफ डिसीजेस, कॉजेज का मीनिंग कारण क्या है? देखिए, बीमारी अलग अलग तरीके से फैलती है। या तो ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन की वजह से फैलती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे पूरे खानदान में, मतलब जो हम जेनेटिक बोलते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी जिसको कहते हैं, खानदान में किसी को है तो वही एंसेस्टर से हम लोगों के अंदर आती रहती है, तो ये हेरिडिटरी डिसीजेस होती है। कुछ बीमारियां होती है अंडर नरिशमेंट की वजह से या माल न्यूट्रिशन की वजह से, जब हम प्रॉपर तरीके से खाना वाना नहीं खाते हैं तो उससे पैदा होने वाली कुछ बीमारियां होती है। ठीक है, कुछ होती है कि जब हमको इम्यूनाइजेशन नहीं मिला है, मतलब वैक्सीनेशन हमारा प्रॉपर नहीं हुआ है, तो ये सारी भी कुछ बीमारियां होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज हमारे पास मेजरली दो टाइप की बीमारियां हैं। इसको हम कहेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। सबसे फर्स्ट आता है इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस जब इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है हमको, उसको हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेस। देखिए, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी नहीं फैलाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होते हैं यूजफुल, ठीक है, और कुछ होते हैं हार्मफुल जो कि हमारी बॉडी में डिसीज़ फैलाते हैं। तो जो हार्मफुल वाले बैक्टीरिया होते हैं या हार्मफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पैथोजेंस की वजह से होते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। फॉर एग्जांपल, आप देखिए कोविड-19 है, ठीक है, ये एक वायरस के अटैक की वजह से हमको डिसीज़ हुई है, तो दिस इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़। दूसरा होता है मलेरिया। अब मलेरिया में आपको लगता है कि बस वो मच्छर के काटने से हमको मलेरिया हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। मलेरिया अपनी बॉडी में एक प्रोटोजोआ को कैरी करता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है मच्छर के काटने की वजह से, तब हमको होता है इन्फेक्शियस डिसीज जिसका नाम होता है मलेरिया, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये वो वाले डिसीज होते हैं जो कि किसी पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते हैं, ये दूसरे कारण की वजह से होते हैं। अब वो दूसरे कारण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आपने ढंग से खाना नहीं खाया है, ठीक है, आपने हेल्दी फूड नहीं लिया है, आपने बैलेंस डाइट नहीं लिया है, तो आपकी बॉडी में माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। मान लीजिए आपको कभी कोई बीमारी हुई होगी,
आपने उसकी दवाई ढंग से नहीं ली थी, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने नहीं लिया था, तो उसके इफ़ेक्ट्स आपको अब कुछ सालों बाद दिखाई दे रहे हैं। वो भी एक डिसीज़ है, लेकिन वो नॉन इन्फेक्शियस है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई हेरिडिटरी डिसीज़ चल रही है जो जीन्स की वजह से ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, तो वो भी आपका नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में आता है, जैसे कि हार्ट डिसीजेस हो गए या आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। कोई इंसान है बहुत ज़्यादा तेल मतलब ऑयली फूड लेता है, तो उससे क्या हो सकता है, उसको हार्ट डिसीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये हार्ट डिसीज़ किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस की वजह से नहीं हो रहा है, ये आप ही की वजह से हो रहा है अगर आप प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपने क्लास 8th में बहुत अच्छे से 5 कैटेगरीज पढ़ी होंगी। तो आपने ये पांचों कैटेगरीज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लास 8th में पढ़ा था। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इसके लिए इंट्रोडक्शन सा दे देती हूँ, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में आपको इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो ये पांचों कैटेगरीज होती है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ये पांचों अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिसमें अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डिसीज़ कॉजिंग भी हो सकते हैं, मतलब पैथोजेंस भी हो सकते हैं, और ये नॉर्मल यूजफुल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, वो हमको इन्फेक्ट नहीं करते हैं, इवन वो हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं यूजफुल माइक्रोब्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक सार्स का पिक्चर है। ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए खैर आप समझ सकते हैं इसको। ये सार्स जो होता है ये एक वायरस होता है। आपने कोविड-19 का सुना था, ठीक है, कोविड-19 डिसीज़ में कोरोना वायरस था, उसी से मिलता जुलता ये सार्स वायरस भी था जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और ये इसके भी जो सिम्टम्स थे ऑलमोस्ट कोविड-19 के जैसे ही थे, ठीक है। अगर हम ये वाला ये पिक्चर देखें, दिस इज ट्राइपेनोसोमा, ये है एक प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन मतलब एक प्रोटोजोआ का कैटेगरी का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस करता है, मतलब ये बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ उसका टाइप इनको नाम दिया गया है, ठीक है। ये कोकस है, कोकस का मतलब क्या होता है, गोल 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 इस ऐसे कोकाई शेप का होता है, ठीक है। स्टेफाइलो है, इसका मतलब ये बंच में है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेप्टो होता तो एक ये लंबे से चेन में प्रेजेंट होता, ठीक है। तो आप देखिए ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है ये बॉडी में एक्नी कॉज करता है, मतलब छोटे छोटे पिंपल्स कॉज कर देता है, ठीक है। इसका साइज़ भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन खैर साइज़ से हमको इतना ज़्यादा कुछ लेना देना फिलहाल नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से आ जाते हैं कि कोई बीमारी का नाम देंगे और वो पूछेंगे आपसे कि ये बीमारी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दूंगी, तो उस टेबल में बहुत सारी बीमारियों के नाम होंगे, प्लस उसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मतलब जो पैथोजन होगा उसके भी नाम होंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड वॉर्म। इसका असली नाम होता है स्कैरिस लुम्ब्री कॉइडिस, ठीक है। अब इसका काम होता है, ये इसको कॉमनली हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। जो भी हम खाना खा रहे हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है डाइजेशन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट है हमारा ये राउंड वॉर्म, और ये वहीं से फूड को इंजेस्ट करता रहेगा, फूड को खाता रहेगा। तो जो फूड हम अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए खा रहे हैं वो एक्चुअली हमारी बॉडी को मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होने के, हर सेल में ट्रांसफ़र होने से पहले ही ये राउंड वॉर्म उन सबको ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स बताए हैं, मतलब कौन एजेंट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, कौन है, और वो क्या बीमारियाँ कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। वायरसेस में अगर हम देखें तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बीमारियाँ हैं। इसमें एड्स और हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। और इसको बीमारी को कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ये वो वायरस होता है जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है और हमको एड्स कॉज करता है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी नाम है बीमारी का भी, और वायरस का भी हेपेटाइटिस बी वायरस है। हेपेटाइटिस बी अगर हमारी बॉडी में होता है तो उससे जॉन्डिस होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे, ठीक है। अब आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब हो सकते हैं, TB, टिटनेस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग। कॉलेरा मेनली तब होता है जब हम कुछ गंदा पानी या गंदा खाना खा लेते हैं, गंदा इन द सेंस कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, और मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें होता है विब्रियो कॉलेरी,
ठीक है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। टिटनेस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई की वजह से। एंथ्रेक्स होता है बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। और फूड पॉइजनिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे इसमें कॉलेरा भी आएगा, वो भी फूड पॉइजनिंग में भी आ सकता है। ठीक है। फंजाई से होते हैं मेनली स्किन डिसीजेस, मतलब हमारी जो स्किन है, आउटर स्किन है, उसमें अलग अलग स्केली हो सकती है, बहुत ज़्यादा गल्स आ सकता है, अलग अलग डिसीजेस हो सकते हैं। रिंग वॉर्म हो गया, कैंडिडियासिस हो गया, ये 2 बहुत ज़्यादा मेजर बीमारी है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ, तो उसमें सबसे पहले आता है मलेरिया, जो कि मैंने आपको बताया था, ये होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है। फिर अमीबिक डाइजेंट्री है, काला अज़र है, स्लीपिंग सिकनेस है, ये सारी कुछ कुछ बीमारियां हैं। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इन बीमारियों के साथ, जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया में मेनली सब बैक्टीरिया के नाम बता दिए हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बीमारी कर रहा है, तो ये आपको पता रहे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस उस पर्टिकुलर बीमारी को कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स में हमने देख लिया है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया। इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं जैसे एस्कैरिस, तो वो क्या करता है, हमारा फूड सब कुछ ले लेता है और हमारी बॉडी को वीक बना देता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होते क्या है, देखिए इसका भी नाम को आप ब्रेक करो, एंटी एंड बायोटिक्स। एंटी मतलब जब कोई चीज़ ऑपोजिट में वर्क कर रही है, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो जब हमारी बॉडी में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाता है, लाइक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, नॉट वायरस। वायरस क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगी। बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया, जो कि लिविंग होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्ट कर देते हैं। तो जब कुछ हमने एंटीबायोटिक्स ली, तो वो उन बैक्टीरिया या फंजाई के फंक्शनिंग को स्टॉप कर देगा। उनका जो पाथवे चल रहा है, जो वो ग्रोथ का पाथवे चल रहा है, उसको स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो हमको डिसीज़ कॉज नहीं कर पाएंगे। इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, जो कि मेनली बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को हमारी बॉडी में स्टॉप कर देता है। अच्छा, इस एंटीबायोटिक्स के लिए मैं आपको आई बटन में एक छोटा सा वीडियो दूंगी, बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही काम का है, इसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है। अब आप देखिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और उनका जो सेल वॉल होता है उसको वो इतना टफ बना लेते हैं, जिसकी वजह से कोई दूसरी चीज़ उस उन पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है और वो बैक्टीरिया ग्रो ही करते रहते हैं। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं लाइक पेनिसिलिन, ये क्या करता है, उसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, या आप कह सकते हो उस प्रोसेस को, जो वो सेल वॉल बना रहा है उस प्रोसेस को ही ख़त्म कर देता है कि वो बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएगा। और अगर बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएगा तो यह हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा और बहुत ईजी हो जाएगा उस बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है। अब देखिए, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट ही वर्क करते हैं, बट नॉट वायरसेस। नाउ वाई दिस इज सो, आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि जो वायरसेस होते हैं या वायरस होता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक होता है। देखिए, हमारे घर में सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। हमारे घर में भी कोई ना कोई वायरस घूम रहा है, लेकिन जब तक वो हमारी बॉडी के बाहर है वो हमेशा डेड है। ठीक है। वो हमारी बॉडी में अगर एंटर करेगा तब जाके वो हमारी बॉडी की मशीनरी को यूज़ करके उसके बाद ही डिवाइड कर सकता है, या आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकता है, वो अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है और उसके बाद बीमारी कॉज कर सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया है, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं, ये अगर बाहर हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो भी वो लिविंग होते हैं। लेकिन ये जो वायरसेस होते हैं ये हमारी बॉडी के अगर बाहर है तो ये लिविंग नहीं होते हैं, ये एकदम डेड होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर आके ही लिविंग होते हैं। इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, मतलब वो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है वो किस तरीके से स्प्रेड हो सकती है। तो आप देखिए, सबसे पहले है थ्रू एयर। तो देखिए, जब हम मान लीजिए हमको बहुत ज़्यादा कोल्ड है या कफ है, तो हमारे बॉडी के अंदर उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कॉमन कोल्ड का वायरस है। अब जब हमने स्नीज़ किया, हमने छींका है, तो क्या होगा, जो एयर पार्टिकल्स होंगे बाहर हमारी बॉडी के सामने, जो एयर पार्टिकल्स हैं, हवा है, उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्टिकल्स बाहर आ गए हैं। अब वो बाहर ही फ्लोट कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा भारी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो लाइट होंगे वो तो ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अब उसी हवा को कोई हेल्दी पर्सन आके इनहेल कर ले तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बॉडी में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी दोबारा हो जाएगी। इसमें कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया, इस टाइप के जो डिसीजेज हैं वो फैल सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें थ्रू वाटर, मान लीजिए वाटर है जो कि कंटामिनेटेड है, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑलरेडी पहले से प्रेजेंस है,
उसके बाद उस पानी से हम कुछ खाना बना के खा लेते हैं, उसी वाटर को हम ड्रिंक करें, हम उसको पी लें, तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर्स। वेक्टर मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरी किसी बीमारी को अपने साथ लेके घूम रहा है, जिसको हम कैरियर भी कहते हैं। मैंने अभी आपको मलेरिया में बताया था कि फीमेल एनोफ्लीज जो मच्छर होती है वो क्या करती है, वो अपने बॉडी में किसको कैरी करती है, वो कैरी करती है प्लाज्मोडियम को, जो कि है एक प्रोटोजोन। ठीक है, अब इस प्लाज्मोडियम को कैरी करके वो जिस भी बॉडी के अंदर, जिस भी हेल्दी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफ़र करेगी बाय बाइटिंग इट, तो क्या होगा, ये प्लाज्मोडियम उस बॉडी के अंदर जाके मलेरिया कॉज करेगा। तो डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, ये सब इसी टाइप की बीमारियां हैं जो कोई ना कोई कैरियर के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। तो देखिए, जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो इसमें से भी बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड होती है, जैसे कि सिफिलिस है, एड्स है, ये सब वो बीमारियां हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर हम देखें प्रेगनेंसी के थ्रू भी मदर से कुछ बीमारियां चाइल्ड में आ सकती है, या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी मदर से कुछ बीमारियां चाइल्ड में आ सकती है। तो ये सारे हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर हम देखें इनमें एक बीमारी होती है एड्स, जिसको मैंने अभी आपको समझाया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसके नाम से ही मीनिंग समझ में आ रही है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, जहाँ पे इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि HIV वायरस के थ्रू होती है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, डेफिशिएंसी नहीं भी लगाओगे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी लिखोगे तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये एक रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस का मतलब होता है इनके बॉडी में होता है RNA। तो RNA से वो पहले DNA बनाता है और DNA से दोबारा RNA बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेट्रो वायरस। तो आप इतना ज़्यादा डिटेल में अभी मत समझिए, आप जस्ट इतना याद रखिए कि एड्स बीमारी का नाम, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इस बीमारी में एक्चुअली होता क्या है, और ये कौन कॉज कर रहा होता है, ये 4 चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, इसमें है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। तो अभी आपने पढ़ा था कि थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट भी ये बीमारी हो सकती है। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक बॉडी से एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को दिया गया है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमेशा चेक करके उसके बाद ट्रांसफ़र की जाती है। ब्लड अगर किसी के बॉडी में ट्रांसफ़र करनी है, आपको ट्रांसफ्यूज़ करना है, तो वो डॉक्टर हमेशा दोनों में ही चेक करेंगे कि जो डोनर है उसको ये बीमारी ना हो या और कोई दूसरी बीमारी भी ना हो। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी एड्स होता है। इसके बाद यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल। आप देखते हैं जब आपको डॉक्टर कभी भी इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का इंजेक्शन दे रहा हो या वैक्सीन दे रहा हो, तो वो नीडल को हाथों हाथ ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि वो सेम नीडल कभी भी दूसरे इंसान के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है, मान लीजिए कोई एक इंसान है, इन्फेक्टेड पर्सन है, अब जब उसको नीडल के थ्रू कोई इंजेक्शन दिया गया है तो उसके नीडल में थोड़ा सा ब्लड लग जाएगा, राइट। अगर सेम नीडल को हम किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो ब्लड दूसरे बॉडी के अंदर चला गया है, उस थोड़े से अमाउंट ऑफ ब्लड की वजह से वो बीमारी उस दूसरे वाले भी इंसान को हो जाएगी, और इस तरीके से एक बीमारी दूसरे इंसान में भी फैल जाएगी। ओके, इसके बाद आता है फ्रॉम मदर टू फीटस। फीटस मतलब जब बेबी अभी भी वूम्ब के अंदर है और उसकी बॉडी में जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब डिस्टिंग्विशेबल है, हाथ पैर नाक कान सब कुछ अलग से पता चल रहा है, लेकिन वो बॉडी के अभी भी बाहर नहीं आया है। ठीक है, तो मदर से उस फीटस के अंदर सारी की सारी डिसीजेज जा सकती हैं, या कुछ डिसीजेज जा सकती हैं थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो अम्बिलिकल कॉर्ड का नाम होता है, या वो टिश्यू होता है जो मदर से बच्चे के अंदर सब फूड दे रहा होता है। ठीक है, जो भी मदर फूड का इंटेक कर रही है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस बच्चे के अंदर, बॉडी के अंदर ही चले जाते हैं थ्रू दिस प्लेसेंटा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिवेंशन, मतलब हम इन बीमारियों को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें पहला आता है अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अगर आपको पता है कि कोई इंसान इन्फेक्टेड है तो हम उसका ब्लड डायरेक्टली यूज़ ना करें। ठीक है, उसके बाद अगर हमें पता है कि नीडल किसी का यूज़ हुआ है तो हम यूज्ड नीडल कभी भी अपने आप यूज़ ना करें, हम हमेशा फ्रेश नीडल को ही अपने इंजेक्शन के लिए यूज़ करें। इसके बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम अवॉइड करें। ठीक है, इसके बाद जो सेम रेज़र आपको पता है ब्लेड से जब कहीं पे किसी भी बॉडी के पार्ट में कुछ कट लग जाता है तो उसमें ब्लड लग जाता है। चलिए अब देखते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। मतलब कुछ ऐसी पर्टिकुलर बीमारियां होती है जो कि पर्टिकुलरली किसी किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है।
तो यहाँ पे आप देखिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। देखिए नोज़ से अगर एंटर कर रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएंगे, उनका मोस्टली पॉसिबिलिटी है कि वो लंग्स में जाएंगे, और लंग्स में अगर वो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो रेस्पिरेटरी डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, ये हमारे लंग्स में जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और डिसीज़ कॉज करता है। अब अगर आप कोविड-19 देखिए, वो भी हमारे माउथ से और नोज़ से ही एंटर करता है, और वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू माउथ। अगेन वही वाली चीज़ है, अगर माउथ से कोई एंटर कर रहा है तो या तो वो लंग्स में जाएगा, या वो माउथ से कहाँ जाएगा, गट में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, या हमारे स्टमक में जाएगा, और या हमारे लीवर में जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप की जगह में जा सकता है और अलग अलग टाइप की बीमारियों को वो फैला सकता है। ठीक है, अगर वो लीवर में जाए तो जॉन्डिस हो सकता है, अगर वो गट मतलब इंटेस्टाइन में जाए तो वो क्या कर सकता है, टाइफाइड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद होते हैं कुछ वायरसेस जो कि एड्स कॉज करते हैं। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरे बॉडी में घूमती है, मतलब हमारे ब्लड के साथ साथ पूरे बॉडी में ये वायरस घूमता है और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एकदम डैमेज कर देता है, एकदम वीक कर देता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर हमारे बॉडी में जस्ट नॉर्मल खांसी भी हुई है ना, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हमें अलग से दवाई, स्पेशली दवाई लेनी पड़ेगी। हमारा अपना नेचुरल इम्यून सिस्टम उसको ठीक नहीं कर पाएगा, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक कर देता है ये HIV वायरस। इसके बाद नेक्स्ट आता है वायरसेस विच कॉज जैपनीज एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन का फीवर। ठीक है, ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें जब ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है तब हमको होता है एंसेफेलाइटिस। ठीक है, ये नॉर्मली मॉस्किटो के काटने से होता है और ये डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। ओके, तो आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं और वो कहाँ से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट करने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं या क्या चीज़ें हम अपने दिमाग में रखें वाइल गेटिंग द ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात क्या होती है, या तो हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाए, क्योंकि आप देखिए ट्रीटमेंट तो तभी होगा ना जब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो चुका है। तो वो अटैक करने के बाद कुछ हमें सिम्टम्स शो करेगा। तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जो या तो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इफेक्ट है उसको धीरे धीरे करके कम करे, या डायरेक्टली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे। ठीक है, तो ये दो टाइप के स्टेप्स हो सकते हैं। तो इसमें पहला आता है, अगर इफेक्ट ऑफ द डिसीज़ कम करे, मतलब हमारे बॉडी में जो भी बीमारी हुई है उसकी वजह से जो सिम्टम्स आए हैं वो धीरे धीरे करके कम होंगे। राइट, जैसे कि फीवर है, पेन है, लूज मोशन है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके कम होंगी और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी से एकदम खात्मा हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, एक बार में ख़त्म नहीं होगा। तो ये तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होंगी। दूसरा तरीका होगा टू किल द माइक्रोब्स। जब किलिंग वाले माइक्रोब्स होंगे तो वो देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो अगर हमारी बॉडी का अपना भी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो हमको डायरेक्टली ऐसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन डॉक्टर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका फिजिकल स्टेट फिलहाल कितना है और कैसा है। राइट, तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है जो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग कर देते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी से वो डिसीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, मतलब ऐसा सिचुएशन हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर ही ना कर पाए तो उसको हम कहेंगे प्रिवेंशन। ठीक है, हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ ही ना पाए, एंटर ही ना कर पाए। हम ऐसी कैसी सिचुएशन बना सकते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं वो कंटामिनेटेड ना हो। सबसे पहली चीज़, खाना और पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारे जो कंटामिनेटेड फूड है वो अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे इंटेस्टाइन को सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या होंगे, हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड हो, पब्लिक हाइजीन, आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है, आसपास का जो वातावरण है वो एकदम क्लीन हो, क्लीन एयर में हम लोग इनहेल करें। ठीक है, हवा से जो डिसीजेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आएंगे वो चीज़ ना हो, उसके लिए हम क्या करें, हम अपने फेस पर मास्क लगा सकते हैं, जो कि हमने कोविड-19 में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो मास्क लगाने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोविड-19 हमारी बॉडी में नहीं आएगा, या सॉरी कोरोना वायरस नहीं आएगा। मास्क लगाने से जो दूसरे एयर से ट्रांसफ़र होने वाले माइक्रोब्स हैं वो भी हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलरली कुछ ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हमें बीमारी होने से पहले ही दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है पोलियो का वैक्सीन होता है, ठीक है, या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होता है, इन सब के वैक्सीन्स होते हैं।
ये वैक्सीन हमारी बॉडी में कब दे दिए जाते हैं? जब हम छोटे होते हैं, मतलब बीमारी होने से पहले ही हमें वैक्सीन दे दिए जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाए। और अगर गलती से भी ये हमारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएंगे, तो हमारे बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ होंगे जो कि उनको किल कर देंगे। ठीक है, तो अब ये वैक्सीन काम कैसे करता है? सबसे पहले आप ये देखिए, वैक्सीन मतलब क्या होता है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको पोलियो का वैक्सीन मिल रहा है। पोलियो को कॉज करने वाला जो वायरस है वो है पोलियो वायरस। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन बनाया जाएगा, इस पोलियो वायरस को यूज़ करके ही बनाया जाएगा और हमारे बॉडी के अंदर भी पोलियो वायरस को ही भेजा जाएगा। लेकिन ये हमें बीमारी कॉज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जाएंगे कि ये हमारे बॉडी में आके इम्यून सिस्टम को तो प्रोवोक करे, वो हमारे बॉडी में आके एंटीबॉडीज़ का तो प्रोडक्शन करे, लेकिन वो हमें बीमारी कॉज ना कर पाए। ठीक है, उसका जो बीमारी कॉज करने का जो कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से वैक्सीन बनाने के टाइम पे ख़त्म कर दिया जाता है। उसको इतना ज़्यादा वीक कर दिया जाता है कि वो बीमारी कॉज नहीं करता है, वो जस्ट हमारी बॉडी में आके एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देता है, बना देता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी हमें वैक्सीन दी जाती है तो हमारी बॉडी में या तो हमको कभी फीवर होता है, थोड़ा बहुत मतलब अनईजी सा लगता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में वैक्सीन जब आया है तो मतलब वायरस आया है या बैक्टीरिया आया है, तो उस बैक्टीरिया या वायरस का कुछ काम तो होगा, वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना रहे होंगे, तो वो कुछ तो असर दिखा रहा है, इसलिए वो हमारी बॉडी में अनईजी टाइप का फील करवाता है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। वैक्सीन का मतलब है हमारी बॉडी में वीक वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री होगी, जो कि हमारी बॉडी में डिसीज़ नहीं फैलाएगी, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बीमारियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि मलेरिया डिसीज़ है, इसको कौन कॉज करता है? इसको प्रोटोजोआ कॉज करता है, तो इसका पैथोजन है प्रोटोजोआ। ठीक है, वेक्टर कौन होता है? जो कि इस पैथोजन को लेके घूम रहा है, जो कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे कैरी करता है फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो। ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है टाइफाइड, जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी, ये कॉकरोच कैरी करते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फीवर होता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है एड्स, जो कि HIV कॉज करता है। HIV को जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डेंगू, ये वायरस के थ्रू, और फीमेल एडीज़ एक मॉस्किटो होती है, फीमेल एडीज़ इजिप्टी, ये मॉस्किटो के थ्रू ये कैरी हो जाता है। इसमें भी हेडेक होता है और फीवर होता है। नेक्स्ट इज़ वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा था राउंड वॉर्म, इसको भी कैरी होने के लिए कोई और कैरियर की या वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वॉर्म्स कहाँ होते हैं? मिट्टी में हो सकते हैं या फूड में, फूड हमारा कंटामिनेटेड हो उस तरीके से भी फैल सकते हैं। स्टमक में पेन होगा, स्टमक में इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद है काला आजार, ये लीशमानिया करता है, इसको भी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ब्रेन को फीवर करता, ब्रेन में फीवर करता है, मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन करता है। देन राउंड वॉर्म्स, जो कि स्कैरिस होता है, स्कैरिस हमारे फूड में के थ्रू जा सकता है हमारी बॉडी में, तो इसको एज सच किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन सार्स, ये जो सार्स बीमारी होती है ये भी वायरस के थ्रू कॉज होती है, ये बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होती है, ये माइट भी ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वायरस। इसके भी जो सिम्टम्स होते हैं वही कॉमन, जैसे हमारा नॉर्मली फीवर हो गया, खांसी जुकाम हो गई, जो हमें कोरोना वायरस में भी सिम्टम्स देखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है स्वाइन फ्लू, जो कि वायरस से होता है, ये पिग से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें भी फीवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है बर्ड फ्लू, जो कि बर्ड्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है और ये वायरस से स्प्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इबोला। इबोला भी वायरस होता है और इसमें भी फीवर ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स मैंने यहाँ पे दे दी हैं, आपको मैंने समझा भी दिया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, मेरा टारगेट ये रहता है। मुझे छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने का कोई शौक नहीं है कि 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो हो, मैं जितना भी बनाऊँ आपको अच्छे से समझ में आए, ये मेरा टारगेट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दूसरा वीडियो देखना है तो यहाँ पे लिंक आपको शो हो रहा होगा, चैनल में आप जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, आप सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू एंड बी